नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हिंदुओं से ज्यादा तेज मुस्लिम में घट रही प्रजनन दर। यूनिफॉर्म सिविल कोड में जनसंख्या नियंत्रण लाना क्यों सिर्फ है राजनीतिक हथकंडा। उत्तराखंड के चमोली में 3 दिन में दूसरा लैंडस्लाइड। गुजरात के गांधीधाम स्टेशन में पानी भरा। राजस्थान में जून में 3 गुना बारिश। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। गुफा मंदिर में आरती हुई। पहला जत्थर रवाना। अब तक 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। पिछले साल से 10% ज्यादा। रेसलर वर्सेस ब्रजभूषण विवाद। आरोप पत्र पर सुनवाई आज। 1500 पन्नों की चार्जशीट पढ़ने के लिए कोर्ट ने लिया था 3 दिन का समय। पाकिस्तान को $3 अरब देगा IMF। चंद महीने में दिवालिया होने से बच जाएगा पाक। अक्टूबर में चुनाव से पहले क्या है इस डील के मायने। पाकिस्तान में सिखों पर जुल्म करवाया। ईद पर गुरुद्वारा सिक्कर में पाठ रुकवाया। पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई से किया इनकार। अमेरिका में शुरू हो सकती है हिंदी भाषा की पढ़ाई। बाइडेन को प्रस्ताव सौंपा। अगले साल से 1000 स्कूल में हो सकती है लागू। महाकालेश्वर मंदिर जाने को लेकर हुई ट्रोलिंग पर सारा बोली, मेरी पर्सनल चॉइस है, आपको नहीं अच्छा लगता तो ना सही। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा, एक घर 2 कानून से नहीं चल सकता। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर भ्रम दूर करेगी। पीएम के इस बयान से 2 बात साफ है। पहली ये कि उनकी सरकार यूसीसी पर कानून लाने की तैयारी में है और दूसरी कि इस मसले पर मुस्लिम आबादी ही सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होगी। लो कमीशन इस मुद्दे पर लोगों की राय ले रहा है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार भी यूसीसी लाने का ऐलान कर चुकी है। इस कवायदा के बीच बड़ी चर्चा यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी शामिल करने की है। किसी समूह, राज्य या देश के प्रजनन 2.1 से कम होने पर आबादी घटने लगती है, यानी उस समूह या देश में मरने वालों की संख्या जन्म लेने वालों से कम हो जाती है। ऐसे में कुछ सालों बाद देश के युवा आबादी बुजुर्ग होने लगती है और उनकी जगह लेने के लिए बच्चे कम हो जाते हैं, यानी उस समूह या देश की आबादी बूढ़ी हो जाती है। इस वक्त भारतीय आबादी की प्रजनन 2.5 है, यानी आबादी बढ़ने की बजाय स्थिर हो गई है। भारत के 36 प्रदेश में से 31 में प्रजनन 2.1 से भी कम है। प्रजनन का मतलब है कि किसी समूह, राज्य या देश की हर महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म दे रही है। अगर किसी देश की प्रजनन 3 है तो उस देश की महिलाएं अपने जीवन काल में औसतन 3 बच्चों को जन्म दे रही है। जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्य में मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, वहां भी प्रजनन 1.8 से नीचे है, यानी इन मुस्लिम बहुल प्रदेश में 10 महिलाएं अपने जीवन काल में औसतन 18 बच्चों को जन्म दे रही है। मतलब एक महिला के औसतन 2 से भी कम बच्चे। इसमें यूपी अपवाद है, जहां ये दर 2.4 है। NFHS के आंकड़ों के मुताबिक देश के सभी धार्मिक समूह में प्रजनन में गिरावट आई है। पिछले 29 सालों में, यानी 1992 से 2021 के बीच मुस्लिमों की प्रजनन सबसे ज्यादा 46.5% की गिरावट में देखने को मिली है। वहीं हिंदुओं में 41.2% की गिरावट आई है। 1992 से 1993 की NFHS 1 की रिपोर्ट में मुस्लिम की प्रजनन 4.41 थी, जो घटकर अब 2.36 हो गई है। वहीं हिंदुओं की 3.30 थी, जो घटकर 1.94 हो गई है। प्रजनन का सीधा संबंध धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सुविधा से है। 2015 से 2016 के NFHS के आंकड़ों में भी दिखता है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कम आय वाले लोगों में प्रजनन 3.2 है, वहीं अमीरों में ये 1.5 है। इसी तरह अपर कास्ट की प्रजनन 1.9, बैकवर्ड क्लास की 2.2, अनुसूचित जाति की 2.3, अनुसूचित जनजाति की 2.5, मुस्लिम की
2.6 है। आईएमडी ने इस हफ्ते लगभग सभी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 17 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड के चमोली में शनिवार सुबह लैंडस्लाइड हुई। बीते 3 दिन में लैंडस्लाइड की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 29 जून को हुए लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे 17 घंटे तक बंद रहा था। गुजरात के कई इलाकों में पिछले 30 घंटों से भारी बारिश हो रही है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कच्छ जिले में गांधीधाम रेलवे स्टेशन के अंदर तेज बारिश के चलते पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में जून महीने में सामान्य से 3 गुना ज्यादा यानी 145.9 mm बारिश हुई है। राज्य में मानसून जून के महीने में 50.7 mm ही बारिश होती है। वहीं यूपी में सामान्य से 30%, बिहार में 79%, पश्चिम बंगाल में 47% और महाराष्ट्र में 50% कम बारिश हुई है। इन 4 राज्यों में देश की 42% आबादी रहती है और यहाँ सामान्य से औसतन 49% कम बारिश हुई है। जून में मौसम विभाग के 377 केंद्रों में भारी बारिश 115.6 मिमी 204.5 मिमी तक रिकॉर्ड की गई है। ये 5 साल में सबसे ज्यादा है। बीते साल 178 स्टेशनों पर भारी बारिश हुई थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में आज तेज बारिश हो सकती है। वहीं कल से राज्य में मानसून की रफ्तार धीमी होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जुलाई से नया साइक्लोनिक सिस्टम एक्टिव हो रहा है। अगर वह स्ट्रॉगन हुआ तो फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से चल रही अच्छी बारिश का दौर आज से धीमा हो जाएगा। कल देर रात शाम बीकानेर में, टोंक, जयपुर समेत कई जिलों में 2 से लेकर 4 इंच तक बरसात हुई। जून की बारिश से पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले मई में बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। 62 दिन बाद अमरनाथ यात्रा शनिवार से शुरू हो गई। पवित्र गुफा मंदिर की पहली तस्वीर भी सामने आई है। आज सुबह मंत्रोच्चारों के साथ आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे ने गुफा मंदिर की ओर अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा 31 अगस्त को खत्म होगी। पहले दिन जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बालटाल आधार शिविर से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। यात्रा को गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर श्यामवीर ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीर्थयात्री आधार शिविर से दक्षिण कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर तक 12 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बालटाल आधार शिविर पहुंचा था। उधमपुर जिले के टिकरी में काली माता मंदिर में जिला प्रशासन ने उनका स्वागत किया। डिप्टी कमिश्नर श्यामवीर ने बताया, आज हम यहां से यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना कर रहे हैं। इसमें करीब 7 से 8 हजार यात्री हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने सीईओ मनदीप कुमार भंडारी ने बताया कि अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। ये रजिस्ट्रेशन अभी जारी है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के 2 रास्ते बालटाल और पहलगाम से होकर गुजरते हैं। इन रास्तों पर 22 लंगर बनाए गए हैं। लंगर समितियों ने 3 दिन पहले से यात्रियों की सुविधा के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने गुरुवार को भगवती नगर स्थित यात्री निवास का दौरा किया था। सिन्हा के अलावा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष ने भोजन, आवास, सुरक्षा समेत विभिन्न सुविधाओं का जायजा लेना कंट्रोल रूम पहुंचे। जम्मू कश्मीर के मंडल युवक रमेश कुमार ने राज्यपाल को बताया कि पिछले साल से सांबा और कठुआ में तीर्थयात्रियों की क्षमता बढ़ा दी गई है और प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त बसें तैनात की गई हैं। बालटाल वाला छोटा रास्ता इस बार काफी डेवलप हो चुका है। 16 किमी के रूट पर 11 किमी रोड बनाने से यह रास्ता आसान हो गया है। हालांकि 5 किमी रास्ता अभी भी संकरा है। यात्रा की सुरक्षा को 5 लेयर में बांटा गया है। गुफा के पास पहली बार आईटीबीपी मोर्चे पर है। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर यह है कि बालटाल में ही
350 से 550 रुपए में 1 महीने की वैलिडिटी के साथ सिम खरीदे जा सकते हैं। ये हाथों हाथ चालू भी हो जाते हैं। लंगर के आसपास ही गर्म कपड़े और ट्रैकिंग के सामान के साथ रेनकोट, छाता सब उपलब्ध है। रुकने के लिए टेंट भी 500 रुपए रोज में मिल सकते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की सुनवाई आज होगी। इससे पहले 27 जून को मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हुई थी, जहां कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अब इस मामले में 1 जुलाई से आरोप पत्र पर बहस होगी, जिसके बाद कोर्ट आरोप पत्र पर संज्ञान लेगा। साथ ही अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा था कि ये एक लंबा आरोप पत्र है, जिसके बाद उन्होंने मामले में सुनवाई स्थगित कर दी थी। नया आरोप पत्र दायर किया गया है, इस पर गौर करने दिया जाए। चूंकि ये एक लंबा आरोप पत्र है, इसलिए इस पर कुछ दिन विचार करने दिया जाए। 3 दिनों में कोर्ट 1500 पन्नों की चार्जशीट पर स्टडी करेगा। पहलवानों ने इस मामले की जांच के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच करने की मांग की थी। अब महिला पहलवानों ने इस याचिका को वापस लेने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, ऐसे में जांच की निगरानी की मांग वाली याचिका का अब कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने पहलवान के वकील से ये भी कहा, अगर आपको लगता है कि जांच निगरानी की जरूरत है तो नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में बृजभूषण के अलावा डब्ल्यूएफआई के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है। चार्जशीट में पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अहम आधार माना गया है। बृजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं। वहीं यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। चार्जशीट की पहली सुनवाई पर कोर्ट ने इसे एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया था। इसके अलावा सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता पहलवानों को देने के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण पर जो रास्ता रोकना या पीछा करने का केस है वह 2012 का है। इसमें शिकायत करने वाली महिला पहलवान ने बताया था कि बृजभूषण ने एक टूर्नामेंट के दौरान उसकी मां से बात की और उसे अपने कमरे में बुलाकर कसकर गले लगाया। जब महिला पहलवान घर लौटी तो अलग अलग बहाने से कई बार उसकी मां के नंबर पर फोन करना शुरू कर दिया। उसने ये भी दावा किया है कि बृजभूषण की कॉल से बचने के लिए उसे अपने फोन नंबर तक बदलना पड़ा। हालांकि इन आरोप को साबित करने के मामले में कोई टेक्निकल एविडेंस नहीं मिला है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान को $3 अरब का लोन जारी करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान सरकार और आईएमएफ के बीच ये डील 30 जून को हुई। ये इसलिए बेहद अहम है क्योंकि 30 जून को ही पाकिस्तान को मिला आईएमएफ का पिछला पैकेज खत्म हो रहा है। इसके मायने ये नहीं है कि अगर 30 जून तक ये डील नहीं हो पाती तो उसे नए सिरे से और नए पैकेज के लिए आईएमएफ से बातचीत करनी पड़ी और बहुत मुमकिन है कि अब तक तो पाकिस्तान का दिवालिया हो जाता। $3 अरब की जो डील अब हुई है इसके लिए 8 महीने बातचीत चली। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद एक हफ्ते में 4 बार आईएमएफ चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मिले। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने भले ही डील का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इस पर आखिरी फैसला जुलाई में आईएमएफ बोर्ड मीटिंग में होगा। इतना तो तय हो चुका है कि कुछ दिन देरी से ही सही पाकिस्तान के सरकारी खजाने में $3 अरब पहुंच जाएगा और हम डिफॉल्ट होने से बच जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में कुल $6.5 अरब के बेलआउट पैकेज पर आईएमएफ से डील हुई थी। ये 30 जून 2023 तक वैलिड थी। मायने ये हैं कि पैकेज एक्सपायर होने के आखिरी दिन ही हम डिफॉल्ट होने से बचे हैं। एक अच्छी खबर ये है कि 2019 के प्रोग्राम के $2.5 अरब बकाए थे, लेकिन आईएमएफ $3 अरब दे रहा है। अब सरकार इसका इस्तेमाल कैसे करती है ये तो उस पर डिपेंड करता है।
शुक्रवार को डील का ऐलान करते हुए शहबाज शरीफ के साथ फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार भी मौजूद थे। शरीफ ने कहा, जब भी किसी इंटरनेशनल लीडर से मिलता हूं तो उसके चेहरे को देखकर लगता है कि जैसे उसे इस बात का डर हो कि मैं उनसे कर्ज मांगने ही आया हूं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज ने आगे कहा, चीन की कमर्शियल बैंक ने हमें मुश्किल वक्त में $5 अरब का लोन दिया। सऊदी अरब जल्द ही $2 अरब देगा। इसके अलावा यूएई और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक $1 अरब देने का वादा किया है। फरवरी में पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट होने की कगार पर था। उसी दौरान वित्त मंत्री डार ने एक बयान दिया, कहा, हम अपने फैसले खुद करेंगे, आईएमएफ हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता। इसके बाद एमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जियोर्जा ने कहा, सबसे पहले पाकिस्तान को एक मुल्क की तरह बर्ताव करना सीखना होगा। पाकिस्तान एक ऐसा खतरनाक जगह बनता जा रहा है जहां कर्ज के सहारे ही सिस्टम चल रहा है। सवाल ये है कि आईएमएफ आपको लोन देता है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल गरीबों की भलाई के बजाय इस तरीके से करते हैं कि इसका फायदा मुल्क के अमीरों को होता है। उस पर इस वक्त $123 अरब का कर्ज है। महंगाई दर 40% से ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय व सिखों पर जुल्म जारी है। बीते दिनों सिख युवक की हत्या के बाद अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान में गुरुद्वारा पर हमला कर दिया और पाठ रुकवाया है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने इसका विरोध किया है और पाकिस्तान सरकार से कार्रवाई की अपील की है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना पाकिस्तान के सिंध में सिक्कर इलाके में गुरुद्वारा में हुई। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना पाकिस्तान के सिंध में सिक्कर इलाके में गुरुद्वारा में हुई। जानकारी के अनुसार सिक्कर स्थित गुरुद्वारा में गुरबानी का पाठ चल रहा था। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने गुरुद्वारा पर हमला कर दिया। सभी को गुरुद्वारा से बाहर जाने के लिए कहा गया। सिख व हिंदू समुदाय के लोग इस दौरान इकट्ठे हो गए और आरोपियों को पकड़ लिया गया। आरोपी ईद पर किसी भी अन्य धर्म के पाठ को चलने का विरोध करते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपियों को पकड़ा गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने सभी को बिना एक्शन लिए छोड़ दिया और मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में सिखों व अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुर्म जारी है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में शरारती तत्वों ने सिंध में गुरुद्वारा साहिब सुक्खर में जबरन प्रवेश कर गुरबानी की कीर्तन बंद करा दिया। पकड़े गए आरोपियों को पाकिस्तान प्रशासन ने कार्रवाई करने के बजाय जाने दिया, जो बहुत दुर्भाग्य है। ज्ञानी रघुवीर सिंह इसकी निंदा करते हुए भारत सरकार से इस घटना पर पाकिस्तान सरकार के समक्ष कड़ी आपत्ति जताने को कहा है। ऐसी जघन्य घटनाओं पर तुरंत रोकने के लिए एक्शन की मांग भी की है। अमेरिका के स्कूल में हिंदी भाषा की पढ़ाई के लिए राह खुलना शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के संगठन एशिया सोसाइटी और इंडियन अमेरिका इम्पैक्ट से जुड़े 100 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति बाइडेन को इस बारे में प्रस्ताव सौंपा है। इसमें 216 करोड़ रुपए के फंड से 1000 स्कूल में हिंदी की पढ़ाई शुरू होगी। संभावना है कि बाइडेन का भारत के प्रति सकारात्मक रुख और अगले साल राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। अगले साल सितंबर से हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू हो सकती है। एएस और आईएआई ने हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू करने की शिक्षा की व्यवस्था करने और कोर्स के गठन में मदद का आश्वासन दिया है। प्राथमिक कक्षाओं से शुरू होने वाली हिंदी की पढ़ाई में हिंदी को अंग्रेजी के बाद दूसरी भाषा के रूप में चुनने का विकल्प होगा। अमेरिका में रहने वाले लगभग 45 लाख भारतीय वंशियों में हिंदी सर्वाधिक 9 लाख से ज्यादा लोग द्वारा बोली जाने वाली भारतीय भाषा है। अमेरिका में अभी हाई स्कूल स्तर पर हिंदी की पढ़ाई कोर्स चल रही है। इसमें हिंदी की बेसिक पढ़ाई ही कराई जाती है। इंडियन इम्पैक्ट के अध्यक्ष नील मखीजा का कहना है कि बच्चों में जब शुरुआती कक्षाओं में ही हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी तो अचानक हाई स्कूल स्तर पर हिंदी भाषा का विकल्प होने पर बच्चों को भाषा के प्रति समझ नहीं पैदा हो पाती है। अब हिंदी को प्राथमिक कक्षाओं से शुरू करने का बच्चों का फायदा मिल सकेगा।
अमेरिका में अभी दूसरी भाषा के रूप में ज्यादातर स्कूलों में स्पेनिश पढ़ाई जाती है। नॉर्थ कैरोलिना के वी जय चौधरी का कहना है कि पूर्व में अमेरिका को स्पेनिश बोलने वाले देश में आर्थिक हितों के लिए ऐसी पीढ़ी तैयार करनी थी जो स्पेनिश समझ सके, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इस दशक के अंत तक भारत तीसरी आर्थिक शक्ति होगा। ऐसे में अमेरिका का लक्ष्य होना चाहिए कि स्कूल में हिंदी पढ़ाकर निकलने वाली एक ऐसी पीढ़ी आए जिसमें भारत के प्रति बेहतर समझ हो। स्पेनिश बोलने वाले देश अब आर्थिक रूप से सफल नहीं है। हिंदी जानने वाले अमेरिकी युवा के लिए भारत के मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और आईटी सेक्टर में आने वाले वर्षों में संभावनाएं बढ़ेगी। अमेरिका में भारतीयों की बहुलता वाले न्यू जर्सी, टेक्सास, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया राज्य में हिंदी पढ़ाने वाले लगभग 10 स्कूल हैं। न्यू जर्सी में ऐसा स्कूल चलाने वाले विनेश अग्रवाल का कहना है कि 5 से 16 साल की उम्र वाले बच्चों को शनिवार को हिंदी पढ़ाई जाती है। 3 चरणों का कोर्स तय किया गया है। शुरुआती, माध्यमिक और उच्चतर स्तर। 20 साल पहले तक अमेरिका में हिंदी पढ़ाने वाला कोई भी स्कूल नहीं था। हिंदी स्कूल में बच्चों का नामांक भी बढ़ा है। एक्ट्रेस सारा अली खान बीते दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। दर्शन के बाद एक्ट्रेस ने वहां की कई तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों को लेकर सारा को काफी ट्रोल किया जा रहा था। हालांकि अब इस मामले पर सारा का रिएक्शन सामने आया है। एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो कहां जाना चाहती हैं। साथ ही वो इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देती हैं। दरअसल सारा की मां अमृता सिंह हिंदू हैं, जबकि उनके पिता सैफ अली खान मुस्लिम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सारा ने कहा, लोगों की आदत होती है कि जो चीज उन्हें एंटरटेन करती है वो उसके बारे में बात करते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जरूरी ये है मेरा कम बोलना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जरूरी ये है मेरा काम बोलना चाहिए। जरा हट के जरा बच के की सक्सेस के बाद मैंने खुद के बारे में चीजें पढ़ी, जिसमें मेरे गाने, विक्की के साथ केमिस्ट्री, बॉक्स ऑफिस नंबरों के बारे में बात की गई थी। लोग मेरी फिल्म की सराहना कर रहे हैं, इसलिए अगर हर तीसरा व्यक्ति मुझे ट्रोल कर रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं दर्शकों के लिए जो काम करती हूँ वो उन्हें पसंद आना चाहिए, मेरा मकसद यही है। सारा ने आगे कहा, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लगता है तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगी। यह मेरी पर्सनल चॉइस है। ये पहली बार नहीं है जब सारा दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंची हो और इस पर विवाद हुआ। इससे पहले भी सारा कई बार दर्शन के लिए मंदिर जाती हैं, जिस कारण उन्हें ट्रोल किया करते हैं। जरा हट के जरा बच के प्रमोशन के दौरान सारा से ट्रोलर्स को लेकर सवाल किया था, जिस पर एक्ट्रेस ने कहा था, ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं अजमेर शरीफ जाती हूँ या बंगाल साहिब, फिर महाकाल, मैं आगे भी जाती रहूंगी। लोगों को जो भी कहना है वो कहते रहें। लोग अगर मेरे काम पर बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर लोग मेरी पर्सनल लाइफ पर बात करते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।